हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से इस हिंदी के टेस्ट के साथ आप सभी की सुपर टेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक क्लास फर्स्ट है आपकी। आज से आप सभी की सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग परेशान मत होइए, कंटिन्यू आप लोग क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आप सभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और अपनी स्कोरिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने भी क्वेश्चन हम कराते चले, बस एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए, इन सारे क्वेश्चन को ऐसे दिमाग में रखना है कि बस सोते जागते यही क्वेश्चन आपके दिमाग में चलने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन करवाएं सभी क्वेश्चन आप करते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इतना गारंटी है। जितने भी हम करवाते चलें, मेरे सुपर टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट से सीख लीजिए कि उन्होंने किस तरीके से क्लास ज्वाइन किया। वो सभी क्लासेस करते थे, इवन रात के 1-2 बजे तक भी वे जग करके क्लास करते थे। आप उनसे पूछेंगे तो खुद आपको जवाब मिलेगा। सभी क्लासेस पढ़ते थे बिना लापरवाही के, कड़ी मेहनत से उन लोगों ने सुपर टेट क्वालिफाई किया। अब आगे वो भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हैं, बस एक स्टेप के बाद उनके हाथ में जॉब होगी। तो जितने जो भी स्टूडेंट थोड़ी बहुत लापरवाही की है या एग्ज़ाम को हल्के में लिए या कोई और परिस्थिति रही होगी तो 1-2 नंबर से रुक गए हैं, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए 69,000 बहुत ज़्यादा सीट थी, अब इतनी सीट नहीं आएगी, लेकिन सीट कंफर्म आएगी। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, देखिए 68,500 में पूरी सीट नहीं भरी गई, प्लस 7,500 के करीब शिक्षक रिटायर हुए, तो जितने भी रिक्त पद हैं सभी भरे जाएंगे। अभी शिक्षा मंत्री ने कहा, सतीश द्विवेदी जी ने कहा था, ठीक है। तो वैकेंसी जरूर आएगी, लेकिन इतनी सीट नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा कंपटीशन और टफ होगा, मेरे कहने का ये मतलब है। तो और अच्छे से और मेहनत से और लगन से आपको पढ़ाई करनी है। मेरा उद्देश्य बस सिर्फ एक ही है कि आपको सरकारी शिक्षक बनाना, सरकारी मास्टर बनाना, सरकारी स्कूलों में एक सीट आपकी पक्की करानी। तो चलिए, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो आपको यहाँ पे बताना है व्यंजन का उच्चारण स्थान जिसका तालव्य है वो कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, झ। झ का उच्चारण स्थान तालव्य है। साथ में हम ये जानते चलते हैं गा का उच्चारण स्थान क्या है। गा का उच्चारण स्थान कंठ है। वा का उच्चारण स्थान, वा अंतस्थ व्यंजन है, ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। वा कैसा व्यंजन है? तो वह अंतस्थ व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है, ऊपर के दांत प्लस निचला होठ। और अंतस्थ व्यंजन में एग्जाम्पल है या, रा, ला, वा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अब माँ का उच्चारण स्थान आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 2। कौन कौन सी? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारित हो सकते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो सकता है, वे व्यंजन है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है, कुल कितनी है? 25, 30, 20 या 35? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, ए, 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है? का वर्ग है, का, खा, गा, घा, अंगा,
चा वर्ग है च छ ज झ इया। टा वर्ग है टा ठ ड ढ अड़ा। ता वर्ग है ता थ द ध न। पा वर्ग है पा फा ब भ म। यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या का में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5। 5 5 10, 10 10 20, 5 25, तो 25 हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन एक भी भूलना नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार की संधि क्या होगी, इसकी संधि आपको बतानी है। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, रीत्यानुसार। रीति धन अनुसार का संधि होगा रीत्यानुसार। यहां पर देखिए रीति, ई छोटी ई है प्लस आ, ई और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं? या। ठीक, तो यहां पे संधि कौन सी हुई? ई और आ मिलकर के या बना रहे हैं, यहां पे संधि हुई आपकी यण संधि। क्लियर है? तो रीति धन अनुसार की संधि हुई रीत्यानुसार, साथ साथ में संधि भी जानते चलेंगे कौन सी संधि है, तो यण संधि है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, ये संधि कहते हैं। दो वर्णों में देखिए यहां पे स्वर या व्यंजन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है विद्यालय, देखिए यहां पे विद्याधन आलय, तो आ और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं यहां पे? विद्यालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, यथा संभव में कौन सा समास है आपको बताना है। यहाँ पे यथा संभव में कौन सा समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु समास, तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, जैसे यहाँ पे देखिए यथा संभव है, यथा संभव का पूर्व पद क्या है? यथा, और उत्तर पद संभव। तो जो पूर्व पद है यानी कि पहला पद है, ये क्या होना चाहिए? अव्यय और प्रधान होना चाहिए, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि इसमें जो पहला पद होता है वहां पे अनु लगा होता है। ठीक है, अनु, जैसे अनुकूल, अनुकूल में अनु लगा है, अनुरूप में अनु लगा है। आपको एग्जाम्पल भी साथ साथ बताते चल रहे हैं। प्लस आ लगा हो, आ, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है आजन्म में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। आ लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है, प्रति, जैसे प्रतिकूल, प्रतिदिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भर लगा हो, जैसे भर पेट पूछा जाता है ना, भर पेट। यथा लगा हो, ये एग्जाम्पल है ही, यथा संभव। अनु लगा हो, अनुरूप। ठीक है, ये सारी चीजें लगी होनी चाहिए, पूर्व पद में लगी होनी चाहिए। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, ये सभी होने चाहिए। ये इसकी पहचान है, ट्रिक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? परिक्रमा में उपसर्ग, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, परि उपसर्ग है। परि का मतलब है आसपास, चारों तरफ। इस उपसर्ग से और भी शब्द निर्मित होते हैं, जैसे परि से देखिए यहाँ पे परिजन, परिजन, परिणाम, परिमाण, परिपूर्ण, तो इन सभी में कौन सा उपसर्ग है? परि। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। साथ साथ में जितने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताएं वो भी आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं।
जो एग्जाम्पल हम बताते चल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन में, हिंदी के ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आपको बताना है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। अभी आपने उपसर्ग बताया, प्रत्यय अब आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताएं, एक प्रत्यय से बनने वाले कुछ ऐसे शब्द जो कि एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, जैसे लौकिक। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। चारित्रिक, चारित्रिक इसमें कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। भौतिक, इसमें कौन सा प्रत्यय है? भौतिक में एक प्रत्यय। अब इन सभी का संधि विच्छेद भी आप साथ साथ में देखते चलिए। लौकिक का लोक धन इक हो गया, चारित्रिक का चरित्र धन इक हो गया, भौतिक का भूत धन इक हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तद्भव शब्द है। आपको बताना है यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, ढाई। ये तद्भव शब्द है, ढाई तद्भव शब्द है। अब यहाँ पे देखिए, भक्त एवं शत ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? भक्त का तद्भव होगा भगत। सत का यहाँ पे शत का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ढाई का तत्सम क्या होगा? अगर ये तद्भव है तो ढाई का तत्सम क्या होगा? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम जरूर बताएंगे, खोज करके, चाहे बुक से खोजिए, चाहे गूगल करिए, चाहे जैसे भी, लेकिन इसकी रिप्लाई आपको खोज के करनी है। इससे ये होता है फ़ायदा कि आप एक क्वेश्चन खोजेंगे, साथ साथ में आपके 3-4 क्वेश्चन जरूर तैयार होंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग थोड़ा सा खोजिए, दिमाग को दौड़ाइए, परेशान कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा फारसी शब्द नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, इस्तीफा। इस्तीफा फारसी शब्द नहीं है। तो कौन सा शब्द है ये अरबी शब्द है। इस्तीफा अरबी शब्द है। मलीदा, पैमाना, तनख्वाह ये सभी कौन से शब्द हैं? ये सभी फारसी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी संज्ञाएं भाववाचक? बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि भाववाचक संज्ञा ही हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये सभी भाववाचक संज्ञाओं के ऑप्शन है, जबकि सभी में आप देखेंगे अलग अलग संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष का जोड़ा कौन सा है? आपको इसमें पहचानना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, मैं और हम। मैं, हम ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तू, तुम ये मध्यम पुरुष, वह, वे ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? आपको बताना है यहाँ पे अकर्मक, प्रणयार्थक, द्विकर्मक या सकर्मक। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये अकर्मक। अकर्मक क्रिया किससे कहते हैं? अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है।
कर्म नहीं होता है और उसका फल कर्ता पर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मीरा जोर से हंसी। यहाँ पर कर्म का अभाव है और हंसी क्रिया का फल मीरा पर पड़ा। यहाँ पे हंसने का फल मीरा पर पड़ा। सकर्मक का उदाहरण आपको जैसे देते हैं यहाँ पे, राम फल खाता है, तो खाना यहाँ पे क्या हुआ, क्रिया हुई, फल यहाँ पे क्या है, कर्म है। खाना क्रिया है, साथ साथ में फल कर्म है, लेकिन अकर्मक में यहाँ पे कर्म नहीं होता। क्वेश्चन है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसमें रेखांकित शब्द है भर। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द क्या है आपको बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है ये संबंध सूचक अव्यय, जिसे संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं, प्रेपोजिशन। मिलनी अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अव्यय कहलाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित होते हैं, इनका मूल रूप स्थिर रहता, कभी बदलता नहीं है। जैसे आज, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, इसलिए, ये सभी। तो ऐसे ही इसमें भर क्या है, संबंध सूचक अव्यय है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, ए कमल। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। इसका और पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज, ये सभी। आप लोग एक एक पर्यायवाची और बताइए, कमल की एक एक पर्यायवाची आप लोग और बताते चलिए कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। कुंज, आली, भ्रमर, खद्योत। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी भ्रमर। अब यहाँ पे जानते चलते हैं कुंज किसे कहते हैं। कुंज लताओं से, झुरमुट से बना हुआ एक घर टाइप का होता है, उसे कहते हैं। आली सखी को कहते हैं। खद्योत जुगनू। एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं, आली का मतलब यहाँ पे सखी होता है और आली का मतलब यहाँ पे भौरा होता है। ये जानते चलिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्लियर है, आली और अली में अंतर आपको पता होना चाहिए। इस अली का मतलब होता है भौरा, ये आली का मतलब होता है सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तामसिक का विलोम क्या होगा। तामसिक का विलोम, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये सात्विक। अभय का विलोम सब है। दृढ़ का विलोम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी से कमेंट के लिए तैयार रहिए। सामिस का विलोम निरामिस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, निरामिस का मतलब क्या होता है, मांस ना खाने वाला, यानी कि वेजिटेरियन। ठीक, तो सामिस का क्या मतलब हो गया, जस्ट इसका अपोजिट, मांस खाने वाला। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। यानी कि मंदिर और मंदिरा का जो जो अर्थ है वो किस विकल्प में सही सही लिखा हुआ है, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, मंदिर और मंदिरा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी सही होगा, देवालय
मंदिर का मतलब होता है यहाँ पे देवालय होना चाहिए, देवालय। देवालय और मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। देवालय और अश्वशाला। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। समानार्थी शब्द की जोड़ी कौन सी नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे, जिसका समान समान अर्थ हो। सुमन, पुष्प समानार्थी है, दोनों का मतलब एक ही है। फूल, चारपाई और खटिया, इसका भी मतलब एक ही है। पाठशाला, विद्यालय, इसका भी मतलब एक ही है, स्कूल। निशा और निशाचर, ये समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। निशा का मतलब क्या होता है, रात, रात्रि, जबकि निशाचर का मतलब होता है रात्र में विचरण करने वाला, यानी कि राक्षस। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। मेनली यहाँ पे उत्तरदायी लिखा है। देखिए, आपके विकल्प में एक को छोड़ करके तीनों विकल्प सही हैं। उत्तरदायी, तो ये जानते रहिए, उत्तरदायी यही सही है। क्लियर है। कभी कभी ये तीनों ऑप्शन अलग होने चाहिए थे, हिंदी के टाइपिंग है एक ही जैसा हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिए, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है किस वाच्य में है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कर्तव्यवाच्य। यह वाक्य कर्तव्यवाच्य में है। यहाँ पे देखिए कर्ता की प्रधानता है, तो यहाँ पे कर्तव्यवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज आकाश में फिल इन द ब्लैंक छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। आकाश में क्या छाए होते हैं, बादल छाए होते हैं। तो बादल का मतलब क्या है, बादल का पर्यायवाची क्या है, आपको चारों में से चूज करना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, जलद। अब यहाँ पे देखिए, जलज का मतलब, जहाँ पे जा लगा है लास्ट में, वो जल से संबंधित, जल में उत्पन्न होने वाला, ये जलज का मतलब कमल हो गया। जलधि, धा ये समुद्र। नीरज, कमल। दा लगा है जहाँ पे लास्ट में, वो बादल है। जलज, कमल। जलधि, समुद्र। नीरज, कमल। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक ही विधेय हो जिनमें, कैसा वाक्य होता है, एक ही विधेय जिसमें होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाता है, सरल वाक्य होता है। साथ ही इसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है, वो सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो किस प्रकार का वाक्य है। आसान सा क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाओ। नेक्स्ट है, गुलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गुलर का फूल होना ये लोकोक्ति है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी सही हो जाता है, दुर्लभ वस्तु अंदर होता है।
गुलर का फूल अंदर होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर इसका मतलब है कभी समाप्त न होना, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? महाभारत की सीन ये मैंने कहा। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, जिसकी आंखें मीन मछली के आंख की तरह सुंदर हो। मीनाक्षी का यही मतलब होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? चंद्रकांता किसने लिखा? आपको नाम बताना है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, देवकी नंदन खत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य मैंने जितना भी पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से कभी नहीं पूछा जाता है, ना पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। एक लाइक, और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम आप सभी लोग अपने 5 दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, देवकी नंदन खत्री। इन्होंने चंद्रकांता संतत की भी रचना की है। क्या नाम है? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतत। ये 24 भागों में है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिए ये। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नीरजा, निहार, रश्मि, यामा। ऑप्शन सही हो जाता है डी, यामा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यामा क्या है? ये एक काव्य संकलन है। क्या है? काव्य संकलन है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे नीरजा है, रश्मि है, निहार है, स्मृति की रेखाएं भी खूब पूछी जाती हैं। ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, लेकिन इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये इनका काव्य संकलन है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सी विधा है? तो काव्य संकलन। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो अभी कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं है। यहाँ पे आपके पूरे 32 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोग कितना स्कोर किए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे। और आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, कितनी इंटरेस्टिंग लगी, जैसा भी होगा अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। बस फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने शेयर कीजिएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, एकदम से फ्री क्लासेस आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पे ज्वाइन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का ये मतलब है कि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, इससे कि ये होगा कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, और पढ़ते रहिए, अपना टारगेट पूरा करिए। हमारा एक ही उद्देश्य है वनडे एग्जाम टारगेट का, आप सभी की एक सेट सरकारी स्कूलों में पक्की हो। सरकारी मास्टर आपको बनाना है, चाहे जैसे भी। आप एक कदम चलिए, 2 कदम आगे हम चलने के लिए तैयार हैं। तो जुटे रहिए, जुड़े रहिए और लगे रहिए, बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।